हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पे। इसमें टॉप 50 प्रश्न देखेंगे किसका एसएससी CHSL टीयर फर्स्ट का अंतिम प्रहार है। इसको समझिए। जिनका भी 2 अगस्त का जिन स्टूडेंट का 2 अगस्त का पेपर है तो सेम ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। ये मॉडल सेट के रूप में इसको समझिए। जो 2 तारीख के पेपर होने वाला है इसमें टॉप 50 MCQ प्रश्न मैं करा रहा हूँ एसएससी CGL का एसएससी CHSL टीयर फर्स्ट का। तो परीक्षा में जाने से पहले एक बार प्लीज़ इसे देख ले और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है AP Career 2.3। चलिए प्रश्न को देखते हैं। ज़्यादा समय नहीं बचा है, मात्र आपका कल जो पेपर होने वाला है तो इससे रिलेटिव है मॉडल सेट के रूप में इसको समझकर और पूरे प्रश्न को हल कर जाइए। जाने से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, अंतिम तक बने रहिए। जो टॉप 50 प्रश्न है उसके अंत तक बने रहिएगा तो आपको पता चल जाएगा किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और ऐसे ही हूबहू प्रश्न आएंगे। तो यहाँ से पहला प्रश्न दिया है, किसने यह कहा कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है, यानी कि कोई भी राजनीतिक जो है वो धर्म से रहित नहीं है। इसको किसने बोले थे? तो इसको बोले थे ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी ने बोले थे इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि किस शिलालेख राजा देश में, यानी कि राजा अशोक जो थे उनके शिलालेख को उस समय राजा देश बोला जाता है, यानी कि राज का आदेश। तो किस शिला राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युग त्याग की घोषणा की, यानी कि किस शिलालेख में उन्हें कलिंग युद्ध के जितनी लड़ाई हुई उनके बारे में बताया, हताहतों के बारे में और युग त्याग की घोषणा की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिलालेख 13वें। क्या? शिलालेख 13वें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हिस्ट्री से ही रिलेटिव है कि अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करते थे। यानी अकबर जो थे राजा, वो अपने धर्म के बारे में कहाँ पे बात करते थे? तो करते थे इबादत खाना। कहाँ पे? इबादत खाना पे वो धर्म के बारे में बात किया करते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन है। क्या? गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन है? तो गुरु अंगद। क्या? गुरु अंगद, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है। क्या? आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो सप्त सिंधु पे, सप्त सिंधु, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, किसने कहा कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है। जो हिटलर के लिए वचनबद्ध है वह जर्मनी के लिए वचनबद्ध है। इसको किसने बोले थे? इसको बोले थे आर हेसने। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि किसने मंत्रिमंडल पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीमरिंग व्हील कहा। क्या? ये देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शायद आपको पहली बार सुनने को मिल रहा होगा कि किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा था। किसने कहा था? इसको कहते हैं म्यूर ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किसने प्रधानमंत्री को समकक्ष में प्रथम कहा। किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों को में प्रथम कहा था? अगर आप जानते होंगे तो इसका आंसर आप अपने से टेस्ट भी करते चलिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इसका हो जाएगा मोरले। किसने? मोरले ने कहा था कि प्रधानमंत्री को समकक्षों का प्रथम कहा जाए। नेक्स्ट दिया है, पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है। यानी कि पशुपालन भी हो साथ में खेती भी हो, दोनों किया जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मिश्रित खेती। क्या? मिश्रित खेती, मिश्रित कृषि बोलिएगा, गलती हो गया। खेती नहीं, खेती भी दिया है, खेती नहीं होगा, मिश्रित कृषि इसको बोलेंगे, कृषि, ऑप्शन नंबर बी। अगला दिया है, द्रवचलित क्रिया किस कारण से होने वाला एक प्रकार का अपरदन है। क्या? द्रवचलित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रवाही जल। क्या? प्रवाही जल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम भूवैज्ञानिक युग है। यानी कि मॉडर्न साइंटिफिकल इरा किसको हम बोलेंगे? तो ये हो जाएगा क्रिटेशस। क्या? क्रिटेशस। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, पौधे के किस रूप में कोको और चॉकलेट प्राप्त किया जाता है। पौधे के किस रूप में कोको और चॉकलेट प्राप्त किया जाता है? तो इसका हो जाएगा छोटा वृक्ष। क्या? छोटा वृक्ष। अगला दिया है
कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है। क्या सबसे बड़ा एक कोशिकीय यानी कि सिंगल उसमें कोशिका हो, सेल हो, तो वो क्या हो जाएगा, अमीबा को बोला जाता है सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव। नेक्स्ट देखते हैं, अगला दिया है क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया। क्या क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किए थे। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, एस.एन. बोस, पी.सी. राव, जे.सी. बॉस, पी.सी. महालनोबिस। तो किसने किया था इसको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जे.सी. बॉस ने क्या किए थे, क्रिप्टोग्राफ का आविष्कार किए थे। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ पे होता है। क्या महारंध्र जो एक द्वारक है वो कहाँ पे स्थित होता है, तो कपाल में होता है, कपाल यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, ये मॉडल सेट के रूप में है तो इसको अंत तक बने रहिए और खुद से टेस्ट भी करते चलिएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया है आपका, 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ उसमें मोहम्मद सिराज उल दौला के साथ किसने विश्वासघात किए थे। क्या सिराज उल दौला के साथ 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ उसमें उनके साथ किसी ने धोखा दे दिया था, विश्वासघात किए थे, तो वो कौन थे, मीर जाफ़र थे। मीर जाफ़र, यानी देखिए यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757, किन के बीच, तो सिराजुद्दौला के बीच, उनके साथ कौन धोखा दिए थे, तो मीर जाफ़र दिए थे। 4 प्रश्न एक क्वेश्चन से बन गए। अगला देखते हैं, केप्ल क्या होता है। क्या केप्ल क्या होता है, तो ये होता है समुद्री शैवाल जिसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में होते हैं। अगला दिया है 18 नंबर प्रश्न की, निम्नलिखित में से विषम पद बताएं। यानी कि और जो है सेम है, इसमें से कौन सा विषम है, तो विषम हो जाएगा अतिस्मास। विषम कैसे है, चलिए इसको समझ लेते हैं। देखिए रूबी जो है, रूबी, पन्ना और नीलम एक प्रकार का ये स्टोन्स है, पत्थर है, रत्न है जो कीमती होता है। और जो है यहाँ पे दिया असितमास्म जो है एक प्रकार का अग्नि चट्टान है, तो चट्टान हो गए और ये रत्न हो गए, इसलिए ये अलग है, विषम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 69 नंबर जो प्रश्न दिया है कि सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है, तो लगभग जब पूछ दिया है और करेक्ट इसमें नहीं दिया है, तो सूर्य का प्रकाश हमारे सतह यानी कि पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड लगते हैं। कितने, 8 मिनट 18 सेकंड लगते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। हमारे सौरमंडल के अन्य ग्रहों पिंडों के लिए यह समय अलग अलग है, जैसे कि सूर्य का प्रकाश बुध तक पहुंचने में 3 मिनट लगता है, जो कि सूर्य से बहुत नज़दीक है, तो वहाँ पे 3 मिनट में लगता है, लेकिन हमारे पृथ्वी तक आने में इसको 8 मिनट का समय लेता है। चलिए अगला प्रश्न दिया है कि रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो रडार यानी कि रडार, देखिए रडार यानी कि RADAR, इसका एक फुल फॉर्म होता है। R फॉर रेडियो, RA मतलब रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग होता है। यह एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग वस्तु की जांच के लिए किया जाता है। यह किसी वस्तु के रेंज, ऊंचाई, दिशा और गति की जानकारी देता है। क्या दूरस्थ वस्तुओं को पहचान करता है, उनका पता लगाता है, और ये दे रहा है इसका उपयोग वायुयान, जहाज, अंतरिक्ष यान, दिशा निर्देशक, प्रक्षेपास्त्र, मोटर गाड़ी, मौसम विज्ञान और भूभाग की जानकारी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि निगमपूर्ण वीडियो का पता लगाने के लिए, यानी कि जो गुम हो चुके हैं उनको पता लगाने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो 71 नंबर प्रश्न दिया है कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे। क्या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तनांक के कारण अपवर्तित किरण अवलंब से दूर हटती है। जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं, विरल माध्यम में अपवर्तित किरण अविलंब से दूर हटती जाती है, अर्थात अपवर्तन कोण का मान बढ़ जाता है, बढ़ते चला जाता है। ऐसी स्थिति में आपतित किरण परिवर्तन के नियमानुसार सघन माध्यम में परिवर्तित हो जाती है। यह घटना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न दिया है कि प्रस्तुतिकरण तैयार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा अनुप्रयोग उपयुक्त है। इसमें से 4 ऑप्शन आपका दे रखा है। इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। क्या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक स्लाइड शो प्रोजेक्शन है जिसका विकास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के एक भाग के रूप में 22 मई 1990 में शुरू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया है इंटरनेट प्रौद्योगिकी के आरंभ में इंटरनेट पेज तैयार करने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है। एक भाषा XML, HTML, DTHTML, उसके बाद ASP। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी HTML भाषा का प्रयोग किया गया था इंटरनेट पेज के लिए। कब किया गया था इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल समझा दे रहा हूँ कि 1993 में शुरू की गई HTML या इसको बोल सकते हैं हाइपर टेक्स्टल मार्कअप लैंग्वेज एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जिसका प्रयोग वेब पेज को क्रिएट करने के लिए किया गया है। HTML का प्रथम महत्वपूर्ण विस्तार डायनेमिक HTML यानी कि DTHML है। और देखिए एक्टिव सर्वर पेज यानी कि ASP वर्ष 1996 में आया था। और इस पहला पूछ रहा है ना कि पहला पूछ रहा है तो पहला 1993 हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्राणी विज्ञान की उस शाखा का नाम बताएं जिसमें पशु व्यवहार या वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। क्या पूछ रहा है प्राणी विज्ञान की उस शाखा का नाम बताएं जिसमें पशु व्यवहार का यानी कि पशु के व्यवहार को जाना जाता है। तो उसको बोला जाता है जीव परिस्थितिकी। ऑप्शन नंबर बी जीव परिस्थितिकी विज्ञान। चलिए अगला प्रश्न दिया है वार पिंड किसमें पाया जाता है। क्या वार पिंड जो है वो किसमें पाया जाता है तो मादा कायिक कोशिका में। मादा कायिक जो होता है काई जो दिखे हैं आप तो मादा कायिक कोशिका में बार पिंड पाया जाता है। बार पिंड क्या होता है इसकी किसने खोज की थी चलिए इसको थोड़ा सा मैं डिटेल्स में बता दे रहा हूँ। तो बार पिंड जो है कि खोजकर्ता मुर्रे बार थे। क्या मुर्रे बार थे जिनके नाम पे नाम पड़ा था जिसने इसका वो नामकरण भी किया था। बार पिंड बार बॉडी मादा सोमैटिक सेल में पाया जाता है। एक निष्क्रिय X क्रोमोसोम है जो उन प्रजातियों में पाया जाता है जिसमें X या Z के द्विगुणित यानी कि डाइप्लॉइड क्रोमोसोम नहीं है बल्कि Y और W क्रोमोसोम में उपस्थित लिंग निर्धारण होता है। समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। क्या तारों का रंग जो है वो किस पे निर्भर करता है तो ये निर्भर करता है तापमान पे। क्या तापमान पे निर्भर करता है। तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है और तापमान तारे के द्रव्यमान के कुछ संयोजक और कुछ उत्पत्ति के काल पर भी निर्भर करता है। अगला दिया है अब 77 नंबर प्रश्न 27 नंबर प्रश्न दिया है बायोस्टैटिक्स और डोलोस्टैटिक्स जैसे अपूर्व ट्यूमररोधी एजेंटों का पता लगाने का स्रोत कौन सा स्रोत विशिष्ट रूप से फलदायक रहा है। यानी कि इससे ये पता लगाया जाता है तो ये पता लगता है आपका समुद्री स्रोत से। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न भी ये बहुत ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट है कि ओजोन छिद्र जो होता है ओजोन छिद्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है। यानी कि ओजोन छिद्र के लिए कौन सा में जवाबदेही है कि इसी की वजह से होता है तो होता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या CFC इसको बोला जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए और देखते हैं अगला प्रश्न जो दिया है 29 नंबर प्रश्न दिया है अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम हल क्या है। इसको क्या करना चाहिए अजैव निम्नीकरण को अपशिष्ट के से छुटकारा पाने के लिए तो आपको इसको पुनः चक्रण करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न दिया है 30 नंबर प्रश्न आता है कि वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है। वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है कृमि से। क्या कृमि यानी कि केंचुए जो होते हैं उनसे तैयार की जाती है। अगला देखते हैं कि यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दे तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैल जाती है। यानी कि जो पीने का पानी या अपशिष्ट पदार्थ है अगर वो दूषित हो जाता है तो उससे कौन सा बीमारी फैल जाता है तो उससे बीमारी फैलता है टाइफाइड। क्या टाइफाइड जो एक प्रकार का बुखार होता है। टाइफाइड जो एक प्रकार का बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाली एक सामान्य बीमारी है। यह विश्वव्यापी रोग है। रोगों के मल मूत्र
थूक के संपर्क में या फिर भोजन या जल ग्रहण में से मनुष्य बीमारी से संक्रमित हो जाते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न दिया है 32 नंबर कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया। क्या जो भारतीय चिन्ह है वो किस शासक से लिया गया है, तो लिया गया है राजा यानी कि सम्राट अशोक, सम्राट अशोक का जो अशोक स्तंभ है वहाँ से लिया गया है। अगला दिया है कॉफ़ी, कोको और कोलागिरी में प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला एल्केलाइड क्या है, इसमें से क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैफीन। क्या, कैफीन। आपका अगला प्रश्न दिया है वायुयान या फिर रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, तो किस धातु का प्रयोग किया जाता है, वो है आपका एल्युमिनियम। क्या, एल्युमिनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि रबड़ को सल्फर से क्या दे रहा है कि रबड़ को सल्फर से गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है। जो रबड़ होता है उसको सल्फर से गर्म करने पर उसकी जो गुणवत्ता होता है, तन्यता होता है, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो उस प्रक्रिया को बोला जाता है वल्कनीकरण। क्या, वल्कनीकरण। चलिए अगला आप देखते हैं। अगला भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जा रहा है कि भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है। देखिए इस टाइप के प्रश्न हर एक पेपर में पूछे जा रहे हैं, राज्य से विशेष करके कि किस राज्य में क्या क्या है, इससे प्रश्न एक पूछे जा रहे हैं हर एक पेपर में। तो यहाँ पे दिया है कि दाल सबसे अधिक भारत के किस राज्य में उत्पादन होता है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जंगल भी है इंडिया के। अगला देखते हैं भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी, यानी कि आज तक महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है, तो वो है महाराष्ट्र में। और सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बनी थी। चलिए अब अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्कृष्ट गैस नहीं पूछा है नहीं, यानी कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन। तो हीलियम दिया है, ये हीलियम होता है, आर्गन भी होता है, नियॉन भी होता है, हाइड्रोजन जो है उत्कृष्ट गैस नहीं है, तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। चलिए संडा ट्रेंच कहाँ है, क्या, संडा ट्रेंच एक जगह है, एक कहाँ पे स्थित है, तो हिंद महासागर में। थोड़ा सा इसके बारे में मैं डिटेल्स आपको बता दे रहा हूँ कि संडा जो ट्रेंच है एक खाई है। क्या है, एक प्रकार के खाई है जिसे पहले जावा ट्रेंच के नाम से जाना जाता था। क्या, पहले इसको जावा ट्रेंच के नाम से जाना जाता था। उत्तर पूर्वी हिंद महासागर, क्या, उत्तर जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी हो गया और यहाँ पे आपका ऐसे भारत है, ठीक, इधर ऑस्ट्रेलिया है। तो ये जो नदी है, ये जो सागर है, उसको बोला जाता है हिंद महासागर। अब दे रहा है कि जो इसकी स्थिति के बारे में बता रहा है कि उत्तर पूर्व, क्या बता रहा है, ये हो गया उत्तर और पूर्व, यानी कि इधर के जो भाग हो गया उत्तर पूर्व सागर में स्थित है। इसकी गहराई 2600 किलोमीटर है। क्या, 2600 किलोमीटर है। हिंद महासागर के सर्वाधिक गहरी खाई भी इसको बोला जाता है। 2600 मीटर होगा, किलोमीटर नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव सेल है। क्या, कौन सा जैव सेल है, ये है कोयला, एक प्रकार का जैव सेल है। क्या, जैव सेल है, क्योंकि ये पेड़ पौधों के सड़ने गलने से बनता है, इसलिए जैव सेल के रूप में इसको रखा गया है। अगला दिया है प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज। क्या, मालगुडी डेज का लेखक कौन सा है। मालगुडी डेज एक प्रकार का पुस्तक है और पुस्तक से भी एक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा R.K. नारायण ने इसको लिखे थे। अगला दिया है कि ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुत्वसत्ता किस वर्ष प्राप्त की थी, यानी कि ब्रिटिश क्राउन जो है उसने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुत्वसत्ता किस वर्ष प्राप्त की थी। ये प्राप्त किए थे
1885 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न दिया है, कौन सा शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? यानी कि जो शिरा होती हैं, धमनी और शिरा दो होता है ना, तो फेफड़ों से हृदय में, क्या बोल रहा है, फेफड़ा से हृदय में शुद्ध रक्त कौन लाता है? तो ये लाता है फफूस शिरा। क्या इसको बोला जाता है? फफूस शिरा इसको बोला जाता है। फफूस शिरा यानी कि पल्मोनरी वेनस शिराओं का समूह होता है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त हृदय में भेजता है, या फेफड़ों से ऑक्सीकृत रक्त को हृदय से बाएं अलिंद यानी कि लेफ्ट एट्रियम से में पहुंचती है। अगला देख लेते हैं, अगला दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? क्या बोल रहा है? पहली महिला अध्यक्ष। इसके बारे में तो लगभग 90% लड़के जानते होंगे कि एनी बेसेंट थी। अगर नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए यहाँ से। चलिए अगला देखते हैं कि उपयोग की औसत प्रवृत्ति को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? उपयोग की औसत प्रवृत्ति को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? इसको किया जाता है कुल उत्पादक बटा कुल आय, यानी कि कुल उत्पादक में कुल आय से भाग दे दीजिएगा तो औसत प्रवृत्ति पता चल जाएगा। चलिए यहाँ से 46 नंबर प्रश्न देते हैं कि यदि किसी प्रतियोगी फर्म को अल्पावधि में हानि होती है तो वह क्या होता है? तो क्या होगा? वो अपनी प्रचालन लागत को पूरा करने तक उत्पादन करती रहेगी। ये कुछ हट के प्रश्न हैं और ऐसे ही प्रश्न जो पूछे जाते हैं तो लड़के गलती करके या फिर छोड़ के चले जाते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से क्या एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र पद्धति की विशेषता है? क्या बोल रहा है? एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति है तो वो है आपका उम्मीदवार को चुनाव संबंधित खर्च को कम करना होता है। क्या? उम्मीदवार को चुनाव संबंधित खर्च जो कम करना पड़ता है। देखिए, एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र पद्धति के अंतर्गत एक विधायी निकाय में 2 या 3 की अपेक्षा एकल प्रतिनिधित्व का प्रावधान है। इसमें उम्मीदवार को चुनाव संबंधित खर्च कम करना होता है, इसी को बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न दिया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध हमेशा सही होता है? क्या होता है? हमेशा सही संबंध इसमें से किसका होता है? तो आय बराबर क्या होता है? उपभोग प्लस बचत। क्या? उपभोग प्लस बचत बराबर क्या हो जाएगा? आय होता है। चलिए अगला देख लेते हैं, सेकंड लास्ट प्रश्न 49 नंबर दिया है कि किन स्वादी उपयोग फलन किसके बीच संबंध दर्शाता है? किन स्वादी, क्या बोल रहा है? किन स्वादी उपभोग फलन। तो ये दिखाता है आपका कुल उपभोग और कुल आय। क्या दे रहा है? कुल उपभोग प्लस और कुल आय, यानी कि किन्स के उपयोग सिद्धांत के अनुसार अल्पावधि में उपभोग के स्तर का मुख्य कारक है वर्तमान वास्तविक उपभोग आय, यानी कि करंट डिस्पोजेबल इनकम। उपभोग का स्तर वर्तमान आय के स्तर पर निर्भर करता है, यानी कि वर्तमान, तो यही इसका सही आ जाएगा कुल आय बटा प्लस और कुल उपभोग। अब अंतिम प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि अल्पावधि में जब आय में वृद्धि होती है, क्या बोल रहा है? अल्पावधि में जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोग और उपभोग की औसत प्रवृत्ति में सामान्यतः क्या पाया जाता है? यानी कि वृद्धि होती है कि गिरावट होती है कि स्थिरता बना रहती है कि उतार चढ़ाव होता है? ये जो प्रश्न आपको दिया है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रश्न पूछे भी जाते हैं, इसको समझ लीजिए। तो अल्पावधि में जब आय की वृद्धि होती है तो उपभोग की औसत प्रवृत्ति में क्या होगा? चलिए इसको समझ लेते हैं। तो किन्स, इसको किसने दिया था? किन्स ने इस अवधारणा को स्थापित किया कि किसी व्यवस्था का कुल व्यय स्तर वहाँ की वर्तमान कुल उपभोग आय पर निर्भर करती है। उपभोग आय की औसत प्रवृत्ति ये बराबर क्या हो जाएगा? औसत प्रवृत्ति बराबर हो जाएगा उपभोग पर व्यय। क्या दे रहा है यहाँ पे? चलिए इसको समझ लेते हैं। औसत प्रवृत्ति बराबर हो जाएगा उपयोग, क्या? उपभोग पर व्यय। क्या? उपयोग पर व्यय बटा आय। क्या? व्यय बटा आय, उपयोग पर व्यय बटा आय। अतः आय में वृद्धि, क्या बोल रहा है? यहाँ से दिया है कि आय में वृद्धि, नीचे वाले में जब वृद्धि होगा तो उसका औसत में क्या होगा? गिरावट होगा। क्या होगा? गिरावट होगा। ये फार्मूला है, औसत प्रवृत्ति बराबर हो जाएगा
उपयोग पर व्यय बटा आय। अगर यहाँ पे दे देता अल्पविधि में जब आय में वृद्धि नहीं, आय में जब गिरावट दे देता कि आय में जब वृद्धि नहीं गिरावट होती तो औसत प्रवृत्ति क्या हो जाती, बढ़ जाती। तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट थे। चैनल पर अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए, क्योंकि यहाँ से आपको सरकारी नौकरी का तैयारी कराया जाता है। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।